सर काटने की बात जो कही जा रही है उससे सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों को और आरएसएस वालों को फायदा होता है, वो नहीं कहनी चाहिए। ना सर काटा जाएगा, ना हमारा देश जो है, भारत का संविधान वो अलाउ करता है, ना किसी की जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी किसी की हिम्मत है वो सर काटेगा। कोई किसी कुत्ते भौंकते हैं इस तरह के, उनके जो मालिक हैं उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ने के लिए कवायश की जाए। ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे उनको फायदा होता है, क्योंकि इस काम के तो वो बहुत पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। तो कम से कम दानिशमंद लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इससे इसीलिए शक होता है या तो वो बेवकूफ हैं या वो मिले हुए हैं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम, और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब, जो तमाम मुद्दों को बेबाकी से रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में और तमाम जगहों पर नजर आते हैं और इसी की वजह से बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है। सर, अभी मीडिया के जरिए एक हल्ला मचाया गया कि सुप्रीम कोर्ट से महमूद पराचा साहब को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने जो अर्जी मांगी थी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई क्योंकि वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। क्या पूरा मामला है जो मीडिया में एक अलग ही बातें आपको लेकर के निकाली जा रही है? देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अगर इस तरह की कोई बात निकाली जा रही है तो ये सरासर झूठ है। किस पस मंजर में पूछ रहे हैं आप, थोड़ी वजाहत कीजिए। ऐसा तो कुछ कोई भी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपने एक अर्जी दी थी जिसको लेकर के आपकी उस अर्जी को नजरअंदाज कर दिया गया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी हमने कोई अर्जी दी नहीं है। सीएमएम की अदालत में यदि अगर आप मेरे सिलसिले में जो रेड्स हुई हैं उसके बारे में पूछ रहे हो, एक दरखास्त हमने ये दी थी कि हम जो पहली वाली रेड हुई थी उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने एक और रेड करने के लिए और कंप्यूटर लेने के लिए वारंट बनाए थे एक और। तो उसके खिलाफ हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि जो चीज ये मांग रहे हैं वो तो ये ऑलरेडी ले जा चुके हैं, मगर जो कंप्लेंट ये कह रहे हैं कि हमने किसी कंप्लेनेंट की लिखी थी, तो वो मैं खुद देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं जो मेरे दूसरे क्लाइंट हैं उनकी जो सारी चीजें उनकी मेरे पास हैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि कानूनी तौर पे वकील की जिम्मेदारी होती है। कानूनी तौर पे भी मना है वो कि वकील जो है अपने क्लाइंट्स की जो गुफ्तगू होती है या कोई भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इस केस के अलावा, जो कि मेरे ऊपर झूठा केस बनाया गया है, मैं कोई भी चीज शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूं, और इस केस के सिलसिले में मैं खुद देने के लिए तैयार हूं। तो मेरा पूरा कंप्यूटर क्यों चाहिए? तो उस एप्लीकेशन के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने स्टे लगाया था, वो स्टे 15 दिन बाद उन्होंने 12 दिन बाद विकेट कर दिया। उसके खिलाफ हम हायर अदालत में गए और स्टे जो है वो दोबारा कर दिया गया है। तो अभी वो स्टे है, ऑर्डर जो है जी, ऑर्डर जो है पूरी तरीके से स्टे। आखिरकार क्या कारण है सर जो लगातार दूसरी बार आपके ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई की गई? क्यों आखिरकार महमूद पराचा के नाम से इतना खौफ खाई हुई है गवर्नमेंट? देखिए, महमूद पराचा से अमित शाह साहब खौफ नहीं खाए हुए हैं, ये एक गलतफहमी है लोगों को। भारत के संविधान से और भारत की जो संविधान के नीचे जो अदलिया है, कानून है, उससे डर रहे हैं अमित शाह साहब। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम कोर्ट के जरिए, संविधान के जरिए, इन्हीं जो अदालतों के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि कमजोर हो चुकी हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, इन्हीं जो हमारे इदारे हैं उसी में हम भारत के संविधान का इस्तेमाल करके, भारत के कानून का इस्तेमाल करके, इन्हीं कोर्ट से आरएसएस के लोगों के खिलाफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इन्हीं कोर्ट से अभी कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ भी ऑर्डर जल्दी आएगा, आप लोग देखेंगे। और फिर धीरे धीरे करके जो लोग इसकी पुष्टपनाही कर रहे थे, दिल्ली की जो वायलेंस हुई, जो हिंसा हुई, उन तक, उनके गिरेबानों तक हाथ जा रहा है। तो उससे डर के ये हम पे हमले भी हो रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात एक और है कि हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे मनुवादी जो ताकतें हैं वो कमजोर हो रही हैं बहुत ज्यादा। और इसके अलावा करप्शन के बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं हम कोर्ट के माध्यम से। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो कि ईमानदार हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। तो किसानों के मुद्दे भी हमने बहुत सारे उठाए हैं अदालतों में। तो उसकी वजह से, उससे डर के वो ये देखना चाहते हैं अमित शाह साहब कि हमारे पास क्या क्या सबूत है सरकार के खिलाफ। और हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, ये तो जब वीडियो सामने आएगी दुनिया के,
हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। ये तो खुद जो पुलिस वाले रेड करने आए थे वही कहते हुए नजर आ जाएंगे पूरी दुनिया को, और हमें जान से मारने की धमकियां देते हुए भी अमित शाह साहब का नाम लेके, और एक हमारे देश के बहुत बड़े दूसरे सबसे बड़े जो लीगल ऑफिसर है उनका नाम लेके भी जो धमकियां दे रहे थे, वो तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा। तो मुद्दा यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के संविधान को मजबूत दिखाए और ये दिखाए कि सरकार संविधान के अंडर है, संविधान सरकार के अंडर नहीं है, होम मिनिस्टर तो आनी जानी चीज है, सरकार आनी जानी चीज है, संविधान और देश हमेशा रहेगा। तो उससे जो है अमित शाह साहब बहुत ज्यादा डरते हैं, मनुवादी बहुत ज्यादा डरते हैं। तो महमूद प्राचा से जो लड़ाई है उनकी यही है कि मैं संविधान के माध्यम से उनके काले कारनामों को, उनके गंदे कारनामों को पकड़वा रहा हूं, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा जल्दी, इसलिए डर के मुझ पर हमले करते हैं। क्योंकि सर हमने ये देखा कि जैसे दिल्ली दंगे में उसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई, 1 साल बीता है, लगातार कुछ ऐसी बयानबाजी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है जिसमें एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है, जिसमें दासना का एक यति नरसिंहा आनंद है जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अपशब्द कहता है, और कल देश भर में उसको लेकर के एहतजाज जारी रहा, और इसमें कितनी एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कर ली गई है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिरकार क्या ऐसी वजह है, जब एफआईआर दर्ज हो गई है, लीगल तरीके से काम किया जा रहा है, नरसिंहा आनंद को पकड़ने में पुलिस असमर्थ है? इसमें भी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। इसमें मनुवादी मानसिकता जो है, जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है, तो ये जो नरसिंहानंद साहब जो बोल रहे हैं, ये बेशक इनकी पुष्टपनाही मनुवादी ही कर रहे हैं और वही इनसे कहलवा रहे हैं, ये तो सिर्फ मुखौटा है। तो पहली जो बुनियादी चीज इसमें ये होनी चाहिए कि हम जो मुखौटा है उसको छोड़ के जो पीछे बैठे हैं लोग उनको पकड़ें पहली। नहीं तो जब तक जहां से जहर की जड़ है, जड़ को अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो जो पत्तियां हैं वो तो एक के बाद एक आती रहेंगी दूसरी दूसरी। तो हमें जड़ तक जाना है, पहली बात ये। दूसरा, जो हमारे कम्युनिटी के लीडरान हैं उनसे भी मुझे बहुत हैरानी भी होती है और दुख भी होता है। जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होता है। तो सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके जो बयानबाजी की जाती है, जिसका कानून की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है, सर काटने की बातें की जाती हैं, इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो ये जो लोग हैं ऐसी बातें करते हैं वो समझदार नहीं है, बेवकूफ है वो लोग, क्योंकि भारत के संविधान से हटके कोई भी बात करता है तो वो गलत काम है, वो गैर कानूनी है। तो ऐसी बातें करके फायदा किसे होता है? अभी बंगाल में चुनाव है, यही चाहती है मनुवादी सोच भी कि इस प्रकार की बातें की जाए। तो मैं बहुत ही आजिजी से गुजारिश करूंगा अपने तमाम उन लीडरों से जो इस बारे में दुख रखते हैं कि एक तो हमारा मकसद है उसको सही अंजाम तक पहुंचाना। उसके जो मालिक हैं, जो इस तरह के मुखौटे हैं या जो कुत्ते भौंकते हैं इस तरह के, उनके जो मालिक हैं उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ने के लिए कवायश की जाए। ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे उनको फायदा होता है, क्योंकि इस काम के तो वो बहुत पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। तो कम से कम दानिशमंद लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इससे इसीलिए शक होता है या तो वो बेवकूफ हैं या वो मिले हुए हैं, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो हम आवाम से इस बात की गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं, जो आईन और संविधान से बाहर की बातें हैं, जो सिर्फ जबानी जमा खर्च है, जिससे नुकसान ज्यादा होना है, फायदा होना है मनुवादियों को ज्यादा, ऐसी बातें ना सुने, उन्हें उनको तरजीह ना दी जाए। जो तरजीह दी जानी चाहिए, हमारा संविधान जैसे हम भी कर रहे हैं। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल तो हमारा ऑफिस बार बार दे ही रहा है। आरएसएस के बड़े बड़े लोगों को हमने अरेस्ट कराया इसी दंगों में। तो कानूनी कार्रवाई हम भी कर रहे हैं, हमने तो कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई भी मजबूती के साथ हम जैसे ही बंगाल के इलेक्शन खत्म होंगे तब करेंगे, ताकि हमें उसको उसके सही अंजाम पे पहुंचाना है, जेल में, और लंबे टाइम तक जेल में रखना है। ना सिर्फ उसे बल्कि उसके जो मालिक हैं पीछे बैठे उनको भी जेल पहुंचाना है। अपनी खुद की पब्लिसिटी नहीं करनी है। इसका मेरे ख्याल से आवाम का भी प्रेशर रहना चाहिए लीडरान पे कि अपनी पब्लिसिटी ना की जाए, अपनी वाहवाही ना लूटी जाए, बल्कि सर नीचे करके मुनज्जम तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। दुनिया देखेगी कि ये जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं वो भी जेल जाएंगे बहुत जल्दी,
और उनके पीछे जो उनके मालिक बैठे हैं वो भी जेल जाएंगे, लेकिन वो कार्रवाई से होगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिसिटी करने से नहीं होगा। तो आप लोग सभी सब्र रखें अंबेडकरवादी, हम इस व्यक्ति को और इसके मालिकों को भी जेल भिजवाने के लिए और लंबे टाइम तक जेल भिजवाने के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं, पुख्ता इश्तियाल अंगेज बातों में और इस तरह की बातों में जिससे कुछ फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, उसमें ना आए, मेरी ऐसी गुजारिश है। क्योंकि इस तरह हम लगातार देख रहे हैं कि कभी कुरान शरीफ को लेकर के वसीम रिजवी का चेहरा आगे कर दिया जाता है, कभी नरसिंहानंद का चेहरा आगे कर दिया जाता है, और जो नौजवान इन्हें देख रहे हैं वो आए दिन सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरीके से नफरत फैला रहे हैं। आखिरकार इस नफरत पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? लगाम कानूनी कार्रवाई से लगाई जाएगी। बाबरी मस्जिद का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है, क्योंकि उस समय कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। एक अमली जो तरीका होना चाहिए था, एक प्लानिंग होनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हुई, तो उसका अंजाम क्या हुआ हम सब ने देखा है। तो एक तो बिल्कुल मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इन चीजों को रोकने का बहुत सही तरीका है भारत के संविधान में, लेकिन हमने उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जो तरीका हम जिसे अंग्रेजी में नी जर्क तरीका कहते हैं ना, जो इस्तेमाल करते हैं उससे नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को मुनज़्ज़म करके कि पूरी कम्युनिटी की आवाज एक होनी चाहिए, कार्रवाई करने का एक महाज एक होना चाहिए। अलग अलग लोग जो खुद तो पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ ये भी आवाम को अब सोचना बहुत जरूरी है। फायदा किसको होता है वो भी आवाम को सोचना जरूरी है। टाइम क्या है ऐसी बातें करने का और ऐसी बातों का उस तरीके से जवाब देने का? टाइम क्या है? जब बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं। ये सब चीजें सोचने की बात है। हम आप सब लोगों से वादा कर रहे हैं, सिर्फ कुछ दिन रुक जाइए, बंगाल में इलेक्शन खत्म होने दें, हम कार्रवाई चालू कर चुके हैं और इसको इसके अंजाम पे यानी कि जेल में पहुंचाएंगे। और ये वादा करते हैं ये बहुत लंबे टाइम तक जेल से बाहर नहीं निकलेंगे और इनके जो मालिक हैं वो भी जेल जाएंगे, ये भी हम वादा कर रहे हैं। लेकिन अभी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट की कार्रवाई की जाए, पब्लिक डोमेन में जाके अभी कोई भाषणबाजी या सख्त लहजे का इस्तेमाल ना किया जाए। कानूनी कार्रवाई करके किसने क्या किया वो अगर बताया जाए तो वो ठीक होगा। सर काटने की बात जो कही जा रही है उससे सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों को और आरएसएस वालों को फायदा होता है, वो नहीं कहनी चाहिए। ना सर काटा जाएगा, ना हमारा देश जो है भारत का संविधान वो अलाउ करता है, ना किसी की जो ऐसी बातें करते हैं ऐसी किसी की हिम्मत है वो सर काटेगा कोई किसी। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव है, असम चुनाव, 4 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं 4 राज्यों में। असम में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, बट इस बीच कोरोना की लहर जो है वो दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, एक तो सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक की टाइमलाइन दी गई है, जिसमें रमजान के मौके पर तरावी की नमाज और फज्र की नमाज में लोगों को दिक्कतें आएंगी। उसके लिए किस तरीके से देख रहे हैं आप इन चीजों को कि रमजान के टाइम पे लॉकडाउन को लागू कर दिया जाना? देखिए, दिल्ली में जो ये लॉकडाउन लागू किया गया है ये सरासर गलत है, ये गैर साइंटिफिक है। मतलब जो रात का कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना की हिफाजत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी आप किसी डॉक्टर से बात कर लें, हम भी बहुत सारे डॉक्टरों को जानते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी हैं। रात को तो वैसे ही ट्रैफिक और लोगों का मिलना जुलना कम होता है। तो इसके अंदर हमारा कहना यह है कि मनुवादी मानसिकता के लोग लॉबीज हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, जो सेकुलर नजर भी आती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जो पार्टियों के अंदर सेकुलर के या संविधान अंबेडकरवादी सोच वाले लोग भी कुछ कुछ होते हैं थोड़े थोड़े, तो हम दिल्ली के जितने भी, एक तो 5 हमारे एमएलए हैं मुस्लिम, और जो दूसरे अंबेडकरवादी मिनिस्टर भी हैं और एमएलएज भी हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट करें और उनको अपनी बात मनवाएं कि इससे कोरोना के हिफाजत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कोरोना रोकने में इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मुस्लिम कम्युनिटी को हाँ एक बहुत मुसीबत का सामना पड़ेगा तरावियों में, और दूसरे बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग बाहर से काम करने में आए हैं, वो तो सुबह रेस्टोरेंट्स में या सुबह किसी दुकान पे जाके ही रोजा फजर के टाइम में भी जो
सहरी की जाती है वहीं करते हैं, तो वो कहां सहरी करेंगे? घरों में तो लोग कर सकते हैं सहरी, तो उनके रोजे में बहुत खलल पड़ेगा ये, और इससे कोई कोरोना को फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ एक मैसेज जो मनुवादी सोच के आप पार्टी के अंदर लोग हैं वो ये देना चाहते हैं मनुवादियों को कि हमने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इससे ये हासिल होगा। तो जो मनुवादी नहीं है आप आम आदमी पार्टी के अंदर लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखें और इस फैसले को विड्रॉ कराएं जब तक कि रमजान है। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, दिल्ली सरकार के इशारे पे ही तमाम राज्यों ने इसी तरीके का ऐलान कर दिया नाइट कर्फ्यू का, बट अभी अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया 120 जो है एनएसए के केस जो हैं वो टोटली फेक बताए, जिसमें से 94 केसों के ऊपर और 32 लोगों को रिहाई दे दी गई। किस तरीके से देखते हैं जो एनएसए का दुरुपयोग कर रही है योगी सरकार? देखिए, जो पूरे मुल्क के ऊपर किया था उसमें सबसे पहले पेशकदमी आम आदमी की सरकार ने की। आपको याद होगा जो ये तबलीगी जमात का इंसिडेंट, तबलीगी जमात से जो कार्रवाई की गई थी उसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही की थी, और उसके बाद पूरे मुल्क में उसको, तो एक रेस चल रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो आरएसएस से और बीजेपी से ज्यादा, मतलब बीजेपी से ज्यादा, आरएसएस से तो नहीं, ज्यादा मनुवादी हैं, ज्यादा खतरनाक मनुवादी हैं, ज्यादा पक्के मनुवादी हैं। तो उन लोगों ने ही जो तबलीगी जमात के बारे में बहुतान गढ़ा था कि कोरोना वायरस वो फैला रहे हैं। अब दूसरी मिसाल ये जो रात का कर्फ्यू है, जिससे रमजान में मुसलमानों को तकलीफ का सामना करना पड़े, कि वो भी उसकी शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने की है। तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा मनुवादी बन के दिखाएं मनुवादियों को, मनुवादी सोच के लोगों को। तो ये रेस लगी हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अच्छे लोग कुछ हैं आम आदमी पार्टी में वो इस फैसले को चेंज कराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट और जब भी दूसरे हाई कोर्ट्स में भी बहुत सारी जगह अच्छे जजेस भी हैं, जहां जहां जो अच्छे जजेस हैं वो भारत के संविधान के हिसाब से फैसले कर रहे हैं, और उसमें हर जगह आप देखेंगे कि मनुवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त ऑर्डर पास हो रहे हैं। जो आपने एनएसए का एग्जाम्पल दिया यूपी में, वो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरीके से हाईएस्ट लेवल से, यूपी के चीफ मिनिस्टर के लेवल से ये झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं अपना मनुवाद स्थापित करने के लिए। मनुवादी ताकतें इन एनएसए के कानूनों को जो है इस्तेमाल कर रही हैं शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों को दबाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स को दबाने के लिए, ओबीसी को दबाने के लिए।